नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ग्राउंड रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को हटाया गया है। संजय प्रसाद को सूचना विभाग का जिम्मा इस वक्त दिया गया है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बने हैं हिमांशु कुमार। वहीं पार्थसारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से कई तबादले इस वक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 16 आईएएस अफसरों के तबादले इस वक्त किए गए हैं। जिम्मेदारियां जो हैं वो बदल दी गई हैं। बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को हटाया गया है। संजय प्रसाद को सूचना विभाग का जिम्मा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बने हैं हिमांशु कुमार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग बने हैं। और अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। मनीष जी, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? 16 आईएएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बहुत बड़े बड़े नाम जो इस लिस्ट में हैं, अगर देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि 31 अगस्त को जब अवनीश अवस्थी का रिटायरमेंट हो जाएगा जी, उसके बाद विभागों के बड़े बड़े जो प्रमुख सचिव हैं उन्हें हटाए जाएंगे, एसीएस लेवल के अफसर हटाए जाएंगे। लंबे समय से अमित मोहन प्रसाद को लेकर सवाल उठ रहे थे। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसा बड़ा विभाग था उनके पास, हालांकि कोविड के दौरान काफी सक्रिय रहे, लेकिन मौजूदा जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, उनसे लेकर तलखियों की चर्चा लगातार तेज थी और उसका नतीजा ये रहा कि अब अमित मोहन प्रसाद के हाथ से उत्तर प्रदेश का चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग चला गया है। दूसरा नाम इसमें चौंकाने वाला दूसरा एक और है जो नवनीत सहगल का है। नवनीत सहगल चूंकि एक बड़े कद्दावर नौकरशाह माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के और एक बड़ा कद रहा है इनका, इनके पास से भी तमाम विभागों को हटाकर सिर्फ इन्हें अब अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग बना दिया गया है। यानी एक बार फिर उन्हें पुरानी जगह पर वापस भेज दिया गया है, जैसा कि योगी पार्ट 1 में था। उसके अलावा एक और नाम चौंकाने वाला है डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम लंबे समय से, अगर देखा जाए संत थे, लंबे समय से इन्हें किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली थी। हाल में ही जल्द ही प्रमोशन हुआ था इनका डॉक्टर हरिओम का। डॉक्टर हरिओम को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। एक और नाम अगर आप देखेंगे इसमें आराधना शुक्ला का है। आराधना शुक्ला जो जिनकी चर्चाएं थी कि मंत्री को लेकर काफी तल्खियां रही थी, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ इनकी काफी तल्खियों की चर्चा रही। ट्रांसफर सेशन में इनका नाम आया था, ट्रांसफर सेशन में ऐसा बताया गया था, चर्चा थी कि जो मंत्री और इनके बीच में काफी खींचतान हुई थी। तो ऐसे में उनके विभाग को भी हटा दिया गया है। आराधना शुक्ला को भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर इसमें अपडेट ये है कि अरविंद कुमार एसीएस लेवल के अफसर हैं। अरविंद कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो आईडीसी थे ही, आईडीसी के अलावा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स उनके पास था, लेकिन जो अवनीश अवस्थी के रिटायर होने के बाद जो पद खाली हुआ है यूपीडा, जो सबसे अहम माना जा रहा था, उन्हें सीईओ यूपीडा बनाया गया है। हिमांशु कुमार को बड़े विभाग में भेजा गया है। हिमांशु कुमार को समाज कल्याण के बाद अब ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो और साथ ही साथ पार्थ सारथी सेन शर्मा जो अभी केंद्र से लौटे हैं, जो प्रतीक्षारत चल रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग माफ करिएगा, चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बड़ा फेरबदल हुआ है उत्तर प्रदेश के विभागों में। बड़े बड़े जो वटवृक्ष थे, जिन्हें कहा जाता था कि शायद इन्हें हटाया जाना मुश्किल है या सरकार की कोई मजबूरी है, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। और कर्नाटक दौरे से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फेरबदल किया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही थी और विपक्ष के लोग भी लगातार सरकार पर हमला कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा बदलाव हुआ है।
बड़े विभागों में फेरबदल की गई है और बड़े नाम जो यूपी की नौकरशाही में जिनके नाम के सिक्के चलते थे उन्हें हटाकर छोटे और महत्वहीन विभागों में भेज दिया गया है। जी मनीष, जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव भी इसे कहा जा रहा है, साथ ही जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगातार लग रहे थे उससे भी अब कहीं ना कहीं सरकार को छुटकारा मिल जाएगा क्या? देखिए, विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा है, लेकिन चूंकि पिछले 4-6 महीने के जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला था। अखिलेश यादव ने साफ तंज कसा था कि डिप्टी सीएम शहर से प्रदेश से बाहर होते हैं, उनके आने के पहले विभागों की लिस्ट निकाल दी जाती है। ये तंज उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कसा था। उसके अलावा अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े थे वो भी एमएसएमई जो विभाग है, जो लघु उद्योग विभाग है, उससे जुड़े हुए कई अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े थे। एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है वो नवनीत सहगल के पास था, एसीएस सूचना भी नवनीत सहगल के पास था। उनको हटा के सिर्फ अपर मुख्य सचिव खेल कूद बना दिया गया है। उनके पास से एमएसएमई हटा दिया गया, सूचना विभाग हटा दिया गया। ये भी एक बड़ा अपडेट है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां सवाल उठे थे और जहां जहां उंगलियां उठाई गई थी वहां वहां पर कार्रवाइयां हुई हैं। और ये कहना थोड़ा सा विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि ये वही अफसर हैं। अखिलेश यादव अक्सर कहा करते थे कि ये वही अफसर हैं जो हमें राय दिया करते थे, हमें मशवरा दिया करते थे, तो बाबा मुख्यमंत्री इनसे सतर्क रहें। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने इन्हें हटाकर ये भी एक नजीर पेश कर दी कि यहाँ पर अधिकारी बड़े नहीं है, पद बड़ा है। किसी को भी किसी भी पद पे किसी भी लेवल के अधिकारी को किसी भी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर वो डिजर्व करता है। तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव हुए हैं और इसमें 2-3 नाम तो बहुत हैं, जिसमें आराधना शुक्ला हो गई, आराधना शुक्ला, नवनीत सहगल, अमित मोहन प्रसाद, इन जैसे नामों पर कार्रवाई हुई। इन जैसे लोगों को अपने बड़े विभागों से हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी की नौकरशाही को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप काम करेंगे और विवादों से दूर रहेंगे तो आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अन्यथा अगर एक तरह से मठाधीशी करेंगे और सरकार के कामकाज को सही ढंग से उसका संचालन नहीं करेंगे, विभागीय जो मंत्री हैं उनसे तालमेल नहीं बिठाकर काम करेंगे, तो आपको उस पद पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो बड़ा बदलाव है, निश्चित रूप से बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी चलिए ठीक है मनीष जी, आप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सेतु निगम में काबिल अफसरों की कमी इस वक्त नजर आ रही है। एक एक अफसर 2-2, 3-3 चार्ज को संभाल रहा है। कमल कुमार श्रीवास्तव पीएम सीतापुर इकाई के ईई हैं और कमल कुमार चीफ अयोध्या का भी चार्ज संभाल रहे हैं। अयोध्या में सुल्तानपुर और अयोध्या की इकाई 1 और 2 का चार्ज वो संभाल रहे हैं। इसके अलावा गोंडा इकाई भी कमल कुमार श्रीवास्तव के ही अधीन है। गोंडा इकाई को भी वही संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात करें अशोक कुमार की, तो ईई बस्ती को चीफ गोरखपुर का चार्ज मिला हुआ है। गोरखपुर, बस्ती और देवरिया इकाई भी अशोक कुमार के ही पास है। संतराज जीपीएम के पास में आजमगढ़ के अलावा सीपीएम आजमगढ़ और के अंदर मऊ, बलिया और आजमगढ़ इकाई। इसके अलावा वेद प्रकाश झांसी के डीपीएम के पास में आगरा सीपीएम का चार्ज फूलचंद सहायक अभियंता संभाल रहे हैं। प्रयागराज इकाई विवादित अफसर संदीप गुप्ता सीपीएम के पास 3-3 जोन है। संदीप गुप्ता के पास में लखनऊ, बरेली सेल और मुख्यालय का चार्ज है। संदीप गुप्ता पर कई बार टेंडरों में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। और साथ ही इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहित कुमार सहायक अभियंता को भी अयोध्या के डीपीएम का चार्ज दिया गया है। सहायक अभियंता होने के बावजूद भी अधिशासी अभियंता का पद, सहायक अभियंता मोहित कुमार को अधिशासी अभियंता का भी पद दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से एक ही अफसर को 3-3 विभाग इस वक्त दिए गए हैं, जिसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अफसरों का जो काबिल अफसर है उनका टोटा भी है, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो एक ऐसा अफसर जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी है पहले से, और उसके पास में भी 3-3 जगह का चार्ज। हाँ बिल्कुल, देखिए सेतु निगम, उत्तर प्रदेश सेतु निगम एक बड़ी ही कह सकते हैं काबिल संस्था हुआ करती थी और विश्व स्तर पर नाम था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं,
देश के अन्य राज्यों में भी सेतु निगम के अफसर जाते थे, काम करते थे, और राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के बाहर बहुत सारे पुल सेतु निगम ने बनाए हैं। लेकिन अब देखेंगे कि लोक निर्माण विभाग का ये की नोडल एजेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय अफसरों का भ्रष्टाचार है उसने इस विभाग को खोखला कर दिया है। राजकीय निर्माण निगम एक विभाग था, नोडल एजेंसी थी, वो एकदम बिल्कुल अपने डाउनफॉल पर है, वो एकदम खत्म होती जा रही है। सेतु निगम में काम चल रहा था, लेकिन सेतु निगम के में भी यही स्थिति आ गई है और करप्शन से जूझता हुआ ये विभाग भी अपने खात्मे की तरफ है। अब आप समझिए कि एक एई लेवल का अफसर अगर कहीं चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी उठा रहा है तो कहीं ना कहीं जो विभागीय मुखिया हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं, जो सेतु निगम के एमडी हैं उन पर सवाल उठते हैं। एक्सीएन लेवल का अधिकारी अगर चीफ इंजीनियर लेवल की पोस्ट होल्ड कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही साथ एक एक अफसर अगर 3-3, 4-4 जोन की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो ये भी गलत है। अब जैसे संदीप गुप्ता का नाम है, संदीप गुप्ता काफी विवादित रहे हैं सेतु निगम में, और इनके पास लखनऊ के अलावा बरेली जोन का इनके पास चार्ज है, और सबसे बड़ी बात मुख्यालय का जो टेंडर सेल है उसके भी ये इंचार्ज हैं। इनके पास 3-3 चार्ज हैं। उसके अलावा जैसे मोहित कुमार है, ये सहायक अभियंता है एई, और इन्हें डीपीएम का चार्ज दे दिया गया है अयोध्या का। अयोध्या आपको पता है अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी, और पूरे देश की नजरें अयोध्या में रहती हैं। अयोध्या में बहुत सारे फ्लाईओवर बनने हैं, लेकिन वहां एक एई यानी उनसे एक पद ऊपर, एक रैंक ऊपर के अफसर को वहां का पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां इनको चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, अशोक कुमार हैं, कमल कुमार श्रीवास्तव हैं, संतराज हैं, वेद प्रकाश हैं, ये तमाम ऐसे अफसर हैं जिनको एक साथ कई कई जोन का चार्ज दिया गया है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सेतु निगम है वो इन्हीं 5-7 अफसरों के बीच में बट गया है, आपस में ही बंटवारा कर दिया गया है। एक एक को कई कई चार्ज दे दिए गए हैं। एई को एक्सीएन का चार्ज दे दिया गया है, एक्सीएन को चीफ इंजीनियर का चार्ज कर दे दिया गया है, और पूरे विभाग में खेल चालू है। और स्थिति ये है कि आज ही खबर एक निकल के आई कि प्रमुख सचिव ने जो 4 से 5 फ्लाईओवर यूपी लखनऊ में बनने थे उसकी फाइल वापस भेज दी। 5 दिनों के अंदर इनके विभाग के अफसरों से कहा है कि जियो मैपिंग करवा के इन पुलों का एस्टीमेट भेजें। तो कितने गैर जिम्मेदार टाइप के ये लोग हैं। फिलहाल भगवान भरोसे ये विभाग चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस विभाग की भी कहानी खत्म ही हो जाए, क्योंकि जो लोग अभी तक इसकी कुर्सियों पर बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं विभाग को खोखला करने का ही काम किया है। फिलहाल नए मंत्री हैं जतिन प्रसाद के पास ये जिम्मेदारी है, देखिए उन तक अगर बात पहुंचती है तो वो इस मामले में क्या करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर मदरसों पर अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नई मान्यता के लिए मदरसों का सर्वे किया जाएगा। सरकार के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को मदरसों की अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे और डीएम के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से पता लगाया जाएगा। किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं ये भी सर्वे से पता चल जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी, साथ ही पूरी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे संचालित हो रहे हैं, या तो वो मान्यता प्राप्त हैं या फिर गैर मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में देखा गया था पिछले साल तमाम मदरसों को बंद किया गया था, उन पर कार्रवाइयां की गई। तमाम मदरसों से शिकायतें थी कि सरकार से वो पैसा ले रहे हैं छात्रवृत्ति के नाम पर और उसको हड़प रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। निश्चित तौर पर अब गैर मान्यता जो प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी मैपिंग की जाएगी। बाकायदा डीएम, जिले के डीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद जो डीएम है वो नोडल अधिकारी होगा, साथ ही साथ एडीएम, एसडीएम और अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी जो होगा वो इसके टीम में शामिल होंगे, जो पूरे जिले का निरीक्षण किया करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट होगी डीएम को सौंपेंगे। डीएम इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेजेगा।
निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो मदरसे हैं उनको हाईटेक और मॉडर्न करने के लिए कवायद कर रही है, क्योंकि शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाया जाए। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अन्य तरह की शिक्षाएं जो होती वो भी मदरसे में दी जाए, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल तरीके से भी जो है मदरसे तैयार किया जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गैर मान्यता प्राप्त या फिर अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं इसमें शिकायतें आ रही थी कि इसमें अन्य तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार अब पूरी तरह सख्त हो चुकी है और सरकार अपनी जो निगरानी टीम है उसको एक्टिव कर चुकी है, और पूरी जिले की जो निगरानी टीम के अध्यक्ष होंगे वो एक तरह से डीएम होंगे। डीएम की निगरानी में जांच होगी, जांच के बाद शासन को रिपोर्ट होगी, सौंपी जाएगी, और शासन आगे क्या कार्रवाई करता है ये दौड़ा देखने वाला होगा। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक दौरा है और आज एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां SDM इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा SDM इंस्टीट्यूट के शेमवन यूनिट का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट्स हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्नाटक दौरे को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं। लमसम 11:30 बजे के आसपास वो HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे वो उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो SDM जो है SDM इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी वहां पहुंचेंगे, वहां का भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ वहां का जो क्षेमवन यूनिट है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कर्नाटक के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के मौजूद रहेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं जो हैं वो भी करेंगे, क्योंकि कर्नाटक भी भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए फेम बने हुए हैं। कहीं पर भी चुनाव होता है, कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर याद किया जाता है कि काश वो हमारे प्रदेश के मुखिया होते तो स्थिति अलग होती। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम जिलों में देखा गया, प्रदेशों में समय समय पर लोग कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे यहाँ अगर आ जाते तो निश्चित तौर पर यहाँ की स्थिति बदल जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब वो जाएंगे वहाँ के तमाम नेताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे काम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे काम करे, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं भी होंगी। और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री का वापसी का भी कार्यक्रम आज ही है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और अगली खबर, आज दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में नई टीम और पार्टी की रणनीति को लेकर सीधे तौर पर दोनों से ही चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है कि आखिर संगठन की नई टीम कौन सी होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा है भूपेंद्र चौधरी का, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और भूपेंद्र चौधरी आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। अश्विनी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है? भूपेंद्र चौधरी पदभार संभालने के बाद में पहला दिल्ली दौरा है उनका और काफी खास और काफी अहम होगा ये दौरा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भाजपा के मुखिया बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी पहली बार दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में वो जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 2024 की बिसात कैसे बिछाई जाए इसकी तैयारी होगी। आज जब मुलाकात होगी तो आने वाले समय में जो संगठन बदलाव होना उसको लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि इस समय लमसम 5 जो संगठन के नेता हैं वो इस समय पदाधिकारी वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिसमें AK शर्मा का नाम है, दयाशंकर सिंह का नाम है, तमाम अन्य लोग हैं। उनको लेकर चर्चा होगी कि इनको हटा करके नए चेहरे कौन से लाए जाए, क्योंकि भाजपा में एक रूल है, वह एक व्यक्ति एक पद। तो ऐसे में
इन 5 लोगों को संगठन से विदा किया जाएगा और सरकार की ये लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ऐसे में 5 नए चेहरे तलाशना, साथ ही साथ तमाम अन्य तरह के बदलाव क्या किया जाए, इनको चर्चा हो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा। उत्तर प्रदेश की जैसी गणित होगी, उत्तर प्रदेश में जैसा बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका फायदा दिल्ली में मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का खराब परफॉर्मेंस होता है तो केंद्र सरकार बनना उसका संभव नहीं माना जाता। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में नए संगठन में बदलाव समेत नए कार्यक्रम क्या हो, साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कौन कौन से काम किए जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ अगली खबर की रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र की आज बैठक होनी है। गाजियाबाद में संगठन की ये अहम बैठक होगी, जिसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वैशाली स्थित होटल में बीजेपी संगठन की ये अहम बैठक आज होने जा रही है। तो पश्चिमी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सैनी और भूपेंद्र सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस बैठक को लेकर? इस बैठक में काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अब जो मिशन पश्चिम में उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसको लेकर के देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री ने पहली बैठक अपनी की थी। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही प्रदेश भाजपा को जो है अध्यक्ष मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 मंडल अपने पास रखे हैं। निश्चित तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त हुई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिली थी। जिन 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हार हुई थी, वो सभी ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। निश्चित तौर पर अब इसी को लेकर के भूमिका बनाई जा रही है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसे मजबूत की जाए। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कर जातिगत रूप से कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है, जिसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। जाट समाज की नाराजगी की बात लगातार सामने आती रहती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भाजपा ने, केंद्र भाजपा की केंद्र जो है उसने फैसला लिया कि जाट समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी के बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत है, जाट समाज में उनकी पकड़ मजबूत है, साथ ही साथ अन्य जो समाज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, हर जगह उनकी स्थिति मजबूत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। देखा गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की बैठक वहां हुई थी। बाकी सभी क्षेत्रों की जब बैठक जो संगठन महामंत्री ने ली थी उसको लखनऊ में लिया था। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और आगामी आने वाले समय में जो कार्य होंगे, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उससे अलग रखा जाएगा। उसके लिए अलग से कोई योजना तैयार की जाएगी। निश्चित तौर पर आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी अश्विनी, कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 में सीधी नजर है 2024 पर, और साथ ही 2019 में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी, उन सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा बीजेपी का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का फोकस हमेशा रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव। जिन सीटों पर हार मिलती है वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जहां पर हार का अंतर कम होता है उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जहां पर स्थिति मजबूत होती है उसको और मजबूत करने की कोशिश की जाती है। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें हैं जहां पर स्थिति मजबूत नहीं थी पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में, वहां पर लगातार काम किया जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर पिछली बार शिकस्त मिली थी उन सीटों पर इस बार जो है भाजपा का झंडा लहराए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीते। इसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। रणनीति के तहत ही आज ये जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण होगी। जी ठीक है, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसके साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।